हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल JRF ज्ञान। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 1 की यूनिट 10 हायर एजुकेशन। 10 क्वेश्चन इन 10 मिनट सीरीज़ है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। UGC किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ? 1944, 58, 1947, 1953। आपका आंसर है 1953। UGC की बात करें तो UGC है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये 1953 में आता है और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का अगर रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है वो मिलती है 1956 में। ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ था? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और रेगुलेटर माना जाता है हायर एजुकेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया? तो कौन मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन? हमने अभी अभी किया है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और रेगुलेटरी है हायर एजुकेशन की, तो स्टैंडर्ड्स को कौन मेंटेन करेगा? UGC। अगर हम इन बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 में आता है। AICTE और NCTE, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जहाँ पे A है ऑल इंडिया पे आएगा टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल लेवल पे आएगा टीचर एजुकेशन। अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन की तो ये 1945 में आया था। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर माना जाता है। वहीं हमने अभी बात कर ली है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो ये किस ईयर में आया था? ये 1953 में आया था। हालांकि 1956 में इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली थी, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये इस्टेब्लिश हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर बेसिक एजुकेशन और नई तालीम इज़। अगर हम बात करें नई तालीम किस प्लान या किस पॉलिसी के अंडर आती थी, उसका क्या नाम था? हमने नई तालीम को बोल दिया कि बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, नई तालीम भी बोलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वार्धा एजुकेशन का प्लान, कंपल्सरी एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका आंसर है वर्धा एजुकेशन प्लान। अब हम बात करते हैं नई तालीम की। बेसिक एजुकेशन और नई तालीम ये रिकमेंड किन्होंने किया था? ये रिकमेंड किया था महात्मा गांधी ने कि नई तालीम शिक्षा लानी चाहिए, नई शिक्षा के बात की थी। उन्हीं के कंसेप्ट को, उन्हीं के रिकमेंडेशन को बाद में जाके इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत टाइम बाद जब एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया गया। वार्धा स्कीम आई 1937 में। 1937 में वार्धा स्कीम आती है, ये इम्प्लीमेंट करती है नई तालीम को। और अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बात ऑप्शन में देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सर्व शिक्षा अभियान। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आती है? 2020 में। इसके मेन एक अगर आप बात करें पर्सन, आप याद रखेंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो ये किस ईयर में आती है? 2001। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAC? NAC की फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन कर रहे हो, UGC नेट का पेपर देने वाले हो, तो आपको बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ऐसी सीरीज़ ही देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं यही गाइड करती रहेंगी और इजी होगा आपको पेपर करने में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये किस ईयर में आया था? ये आया था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम रूसा के नाम से भी जानते हैं। उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड करना, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना, वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन, और मिड डे मील स्कीम्स को सपोर्ट करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था रूसा का? उच्चतर शिक्षा से ही आपको अगर देखें तो एक हिंट मिल रहा है। इसका मेन आंसर अगर हम बात करें, मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्राइमरी, अगर बात करें इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यहीं हम रूसा की बात करते हैं। रूसा 2013 में आता है। प्राइमरी अगर हमने वो तो देख ही लिया कि ये हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्ट्रेटजिक इन्वेंशन की बात करें हायर एजुकेशन में, ये क्या करता है? रिफॉर्म्स, चेंजेस लेके आता है स्टेट लेवल पे। अकाउंटेबल करता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को।
परफॉर्मिंग लिंक्ड फंडिंग, फंडिंग में कैसे बात करें तो ये बेसिस ऑफ प्लान्स, अचीवमेंट और आउटकम के ऊपर फंडिंग की बात करता है, फंडिंग्स प्रोवाइड करता है। इसके की रिजल्ट एरियाज ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। क्या की रिजल्ट एरिया थे? एक्सेस, इक्विटी और एक्सीलेंस। कई बार ये पूछ भी लिए जाते हैं। स्टेट्स के बाद अगर हम बात करें कि रोल क्या था इसका, इसने फंडिंग प्रोवाइड करेगा, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ प्लान और मॉनिटरिंग का काम भी ये करता है। वहीं स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की बात करें तो उसमें ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, मॉनिटर करना, कैपेसिटी को बिल्डअप करना, ये इसका मेन वर्क था। एम्फेसिस करता है प्लानिंग के ऊपर। ड्यूरेशन अगर हम बात करें 12th और 13th प्लान। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर की बात करता है। अब मेन था रूसा का एक ऑब्जेक्टिव आपने तो देख ही लिया है। इसके बाद एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये 3 पर्सपेक्टिव आपको याद रखने हैं। ये हायर एजुकेशन के प्लान सिस्टम लेवल, स्टेट लेवल की वो बात करता है। सिर्फ स्टेट पे नहीं, ये सेंट्रल लेवल की भी बात करता है, लेकिन सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो ये रिकमेंडेशन के ऊपर बात करता है। वैसे मेन काम इसका स्टेट लेवल के ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया? हमने अभी किया है यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई और आईसीएआर। यहाँ पे पूछा गया है टीचर एजुकेशन, तो हमने अभी किया था एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो किस ईयर में आया? 1993 में आता है। पहले ये क्या हुआ करता था, ये 1973 में अगर हम बात करें तो एक एडवाइजरी बॉडी था, ये काउंसिल बनाई गई थी जिस पे सारे मैटर्स जो कि टीचर एजुकेशन के साथ रिलेट करते हैं उससे डील करती थी। इसके बाद इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 1993 में, और ये लागू कब हुई? 1995 में। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, जयपुर, भोपाल, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। द टर्म क्रेडिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन रेफर्स टू, हायर एजुकेशन में क्रेडिट टर्म का यूज़ किया जाता है। क्रेडिट क्या है? फाइनेंशियल लोन है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जो पॉइंट्स अर्न करते हैं स्टूडेंट अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, या एक रेटिंग है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या एक्रेडिशन का एक स्टेटस है। इसका आंसर क्या है? पॉइंट्स अर्नड बाय स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीटिंग कोर्सेज। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हमारे ना लिखा होता है कि इतने क्रेडिट्स मिलेंगे। ज़्यादातर क्रेडिट्स सेमेस्टर के बाद हमें लिखे होते हैं कि 4 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, 6 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, ऐसे क्रेडिट्स लिखे होते हैं। तो ये वो क्रेडिट्स की बात कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज नोन फॉर लार्ज लाइब्रेरी कोल्ड धर्मगंज। कौन सी ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी है जो अपनी सब अगर बात करें बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम भी है, लाइब्रेरी का नाम क्या है? धर्मगंज। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और वल्लभी यूनिवर्सिटी। इसका आंसर है तो इसका आंसर क्या है? आंसर हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसकी जो लाइब्रेरी है वो धर्मगंज के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, तक्षशिला was one of the most prominent ancient university located in present day। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी उसमें से एक मानी जाती है। आज के दिन प्रेजेंट डे में ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे? ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रावलपिंडी, पाकिस्तान। अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? बिहार के राजगीर में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर, बिहार। और वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात। ऐसे आपको हर यूनिवर्सिटीज़ का जो पहले एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ थी उनका ये भी पता है होना चाहिए कि कहाँ पे थी, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन से किंग आए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो सीरीज़ का, विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड बाय पाला एम्परर धर्मपाल। पाल एम्परर धर्मपाल ने कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया था? नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला। इसका आंसर है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाइंड आउट किया था? किंग कुमारगुप्त। तो यही था आज की हमारी वीडियो सीरीज़ में।
आज हमने किए 10 क्वेश्चन किसके ऊपर, हायर एजुकेशन, जो कि यूनिट 10 है पेपर 1 की, उसके हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अब पेपर है, पेपर पोस्टपोन हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है। आप ऐसे रिवीजन करते रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।